ओम भास्कराय नमः। पुण्याकृति चैनल के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यात का स्वागत, अभिनंदन। मगध संदेश श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न बातों पर चर्चाएं हुई हम लोग की। शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के संबंध में, शाकद्वीप के संबंध में विभिन्न तरह की बातें मिल रही हैं। शाकद्वीप की अवस्थिति को लेकर के समाज में, वर्तमान समाज में, इससे पूर्व के भी समाज में तरह तरह की अटकलें लगाती जाती रही हैं। इस संबंध में पिछले 2 श्रृंखलाओं में हमने शाकद्वीप की अवस्थिति पर भी संक्षिप्त चर्चा की। हमने आधुनिक विचारकों के लिए पश्चिमी चश्मे से देखने वाले लोगों के लिए तरह तरह की शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, पुराण के जानकारों के लिए, पुराण मर्मज्ञों के लिए, पौराणिक शैली में जिनकी चिंतन धारा है, पुराण के तथ्यों में जो लोग डूबते हैं, तदनुसार चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके मन में इसकी अवस्थिति को लेकर के किसी भी तरह का संशय नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। अंततः मैंने निवेदन किया था सभी मग बंधुओं से, जिन्हें इसकी अवस्थिति को लेकर के किसी भी तरह की शंका हो, उन्हें और अन्यत्र नहीं तो कम से कम श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में वर्णित 16वें अध्याय से 21वें 22वें अध्याय तक के प्रसंग को, जिसमें भुवन कोश वर्णन से लेकर के आगे शाकद्वीप तक का सारा कुछ वर्णन है, उसे तो अवश्य देख लेना चाहिए और उसे गहराई से समझना चाहिए। प्रारंभ में कथाक्रम में अगर उसे देखेंगे तो बहुत सी चीजें ऊपर ऊपर निकल जाएंगी, समझ में आएंगी नहीं कि क्या कहा जा रहा है। वर्णन जिस तरह से है, जिस तरह से स्थिति का चित्रण किया गया है, वे चीजें ऊपर ऊपर निकल जाती हैं, लगता है कि ये सब कल्पनाएं हैं केवल। लेकिन उसको ठीक से हृदयंगम करने के लिए सृष्टि के रहस्य को थोड़ा समझना जरूरी होता है। इस बात का भी मैंने ध्यान दिलाया, आग्रह किया। आप किसी भी चीज को किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप अगर आलोचना की दृष्टि से किसी अपना काम ही शुरू करेंगे, अपना अनुसंधान ही शुरू करेंगे, तो फिर आलोचना ही केवल करते रह जाएंगे। उसमें कुछ तथ्य निकालने के विचार से अगर आप डूबेंगे तो निश्चित ही आपको तथ्य मिलेंगे। खैर, चूंकि इन सब विषयों पर हम लोग की काफी बातें हो चुकी हैं, काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, अब हम मगध संदेश श्रृंखला में
आगे की बातों की चर्चा करना चाहते हैं कि साकत द्वीप से जम्बू द्वीप में हम अब से 5000 वर्ष से अधिक करीब, क्योंकि 5135 वर्ष तो अभी कलयुग का ही हो चुका। तो द्वापर कलयुग के संध्या काल में हम लोग का आना हुआ था साकत द्वीप से जम्बू द्वीप में। इस लंबे समय में, इस लंबे अंतराल में जम्बू द्वीप में मेरा रहना हुआ। जम्बू द्वीप में आने के बाद यहाँ की अनजान परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ किस तरह से हमें प्रभावित की, ये भी बहुत विचारणीय है। इतिहास की इतनी सारी बातें हम लोगों की हो चुकी, इतिहास के बाद धीरे धीरे हम वर्तमान की ओर आ रहे हैं। सुदीर्घ इतिहास की बातें हो गई, उत्पत्ति की बातें हो गई, आगमन की बातें हो गई। अब हम इससे आगे की बातें ये करना चाहते हैं कि सांब के द्वारा यहाँ जो लाए गए, बसाए गए, क्योंकि लौट तो पाए नहीं। दान लेने की, दक्षिणा ले लेने की, या हमारे साथ लोक कल्याणार्थ जो नारद की लीला जो हुई, इस लीला के हम शिकार हुए, हम लौट नहीं पाए। तो रहने की व्यवस्था हमारी कराई गई, कई टुकड़े। अब इसमें भी अलग अलग पुराणों में, पुराण के बाद की भी जो कुछ पुस्तकों की रचनाएं जो हुई हैं, साहित्य रचे गए, उनमें भी जो चर्चाएं मिलती हैं, उन सब के निचोड़ में इतनी बात तो स्पष्ट है, निसंदेह कह सकते हैं कि एक वर्ग जो 18 परिवार, 18 कुल वहां से गरुड़ जी के द्वारा लाए गए सांब के सूर्य यज्ञ में, उनमें कुछ वहीं सांबपुर में ही मंदिर की पूजा उपासना के लिए रह गए, क्योंकि सूर्य के उस मंदिर की उपासना अन्य ब्राह्मण करने में सक्षम नहीं थे। तो उसमें भी कहीं मिलता है कि 4 लोग वहां, 4 परिवार वहां रह गए, सांबपुर में रह गए। उन 4 परिवारों के अतिरिक्त शेष 14 जो हुए, उन्हें लेकर के कृष्ण द्वारकापुरी चले गए। बाद में कृष्ण के काल में ही, जब कृष्ण को परलोक परधाम गमन की बात जब आई, समय जब समीप आया, तो लोगों ने निवेदन किया कि अब मुझे विदा करने का प्रबंध किया जाए। अब तो आप जा रहे हैं, तो यहाँ हम लोग रह के क्या करेंगे, रहने में अभी रुचि नहीं है। यहाँ आने वाले कलिकाल को देखते हुए हम लोग यहाँ पर रहना उचित नहीं समझ रहे हैं। तो ये भी पौराणिक प्रसंग मिलता है, तद अनुसार वहां से पुनः उनके वापसी का प्रबंध किया जाता है। और उस वापसी क्रम में
जब वो मगध क्षेत्र से होकर के गुजर रहे थे, उस समय राजा धृष्टकेतु वाले प्रसंग की भी चर्चा हमने की है कि क्या कारण है कि इनकी एक बहुत बड़ी टोली मगध क्षेत्र में पाई जाती है। इन सब बातों पर पहले की श्रृंखलाओं में हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं। मुख्य बात यहाँ ये कहना है कि शाम्भुपुर द्वारका और फिर पूर्वी भारत के अंदर ये मगध क्षेत्र, इधर फिर बंगाल, उड़ीसा, असम वगैरह। वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो अभी जो समाज में जो जागरूकता धीरे धीरे बढ़ी है, सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एक दूसरे की खोज कर रहे हैं, खबर ले रहे हैं, मिलने जुलने का कार्यक्रम भी हो रहा है। इनसे कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं कि हम लोग अभी भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में अभी भी हम हैं। किंतु विडंबना ये है कि हो करके भी नहीं के बराबर स्थिति है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो नवजागरण की जो अभी लहर चल रही है, इससे हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम लोग फिर एक विशाल छतरी तले हम लोग इकट्ठे हो जाएं। किंतु वर्तमान की जो स्थिति है, इसमें हमारे ऊपर क्षेत्रीयता हावी है। द्वारका और आसपास यानी गुजरात के क्षेत्र के मग समाज, राजस्थान के क्षेत्र के उधर पंजाब, राजस्थान के आसपास के और जो प्रांत जो हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह का क्षेत्र, उत्तराखंड, एक अलग ये टुकड़ी बनी। इधर फिर मगध अपने आप में केंद्रित, उधर फिर बंगाल, उड़ीसा, असम वगैरह का क्षेत्र। इन चार के अतिरिक्त अब दक्षिण में अब इधर से कोई कहीं जाकर के बस गए हो, उनकी बात अलग है, नहीं तो वहां पर संख्या कम है। जहां तक की सूचना है उसके अनुसार मैं ये बातें कह रहा हूं। झारखंड तो अभी अभी बिहार से अलग होकर के निकला है। झारखंड के समीप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह का इलाका। तो ये लोग हैं, अलग अलग टुकड़ियों में बटे हुए लोग हैं, एक दूसरे को ढूंढ करके एक दूसरे से संपर्क तो हम साध रहे हैं, किंतु मिलना जुलना अलग बात है। और बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक छतरी के तले एक परिवार के तरह एकत्र हो जाना अलग बात है, इसमें तो थोड़ा फर्क। अब मगध क्षेत्र में जो लोग हैं, अब मगध यहाँ शब्द जो हम बार बार बोल रहे हैं, तो मगध का मतलब कि वर्तमान केवल गया कमिश्नरी नहीं, गया कमिश्नरी के 5 जिले नहीं, बल्कि पूरब में क्वील से लेकर के पश्चिम में कर्मनासा तक के जो पुराने जो मगध की जो सीमा कही जाती है, हम उस पूरे को मगध
की बात कर रहे हैं। उधर फिर उत्तर प्रदेश का भी जो क्षेत्र है वो यहाँ के क्रम से ही वो लोग भी मिले हुए हैं। तो ये मगध के क्षेत्र, जो मगध के लोग जो हैं, ये 72 की बात करते हैं। अभी पिछले कड़ियों में आपने मगोपाख्यान नामक लोकगीत का भी श्रवण किया। उससे भी बहुत संक्षिप्त रूप से एक गीत के माध्यम से बहुत सी बातें आपकी जानकारी में आई। तो ये 72 पूर्व मान करके कि हम लोग 72 पूर्व में है, और इनकी भी फिर वही कि 18 चौक 72 की बात करते हैं कि 18 परिवार हुए और 18 सबको 4-4 गांव मिले। समय के अनुसार कुछ न कुछ चर्चाएं, कुछ न कुछ कथाएं तो बन जाती हैं। मुख्य इतिहास के अंदर भी कई छोटे छोटे स्वतंत्र इतिहास रच लिए जाते हैं। उन छोटे छोटे इतिहासों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, ये विचार के विषय है। आप भी इस पर विचार करें कि ये 72 पूर्व की बात मानकर कह करके कि हम लोग 18 चौक 72 हुए, 4-4 गांव के स्वामी, और एक पूर्व वाले एक पूर्व को छोड़ करके दूसरे शेष 71 पूर्वों में हम शादी विवाह शादी संबंध करेंगे। इस तरह की परंपरा पिछले लंबे समय से देखी जा रही है। लंबे समय मतलब कि कम से कम कुछ श्रुत, कुछ लिखित जानकारियां जो मेरे पास हैं, उनके आधार पर मैं ये बातें कर रहा हूँ। 400-500 साल तो निश्चित है। अभी मेरे पास, अपने पास जो उपलब्ध चीजें हैं बहुत सी है कि लगभग 350-400 साल तक की कुछ सूचनाएं मेरे पास हैं। उनके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी रही परंपरा। उधर फिर गुजरात क्षेत्र में वाले, गुजरात में अपने सिमटे हुए लोग, अपने ही क्षेत्र के, वहाँ राजस्थान हरियाणा वाला जो क्षेत्र हुआ, उत्तराखंड वाला, वो अपने वहाँ पर पुर की बात नहीं करते हैं, गोत्र की बात करते हैं, खाप की बात करते हैं, और आपस में ही वो लोग 20-10 की बातें होती है, आपस में ही वो लोग शादी विवाह संबंध करते हैं। तो गहरे अर्थ में अगर कहें तो हमारी अखंडता तो तभी स्थापित हो सकती है जब एक दूसरे को खोज जान करके, जब हम सबका इतिहास एक है, कहीं न कहीं हम इन चारों क्षेत्रों में, चारों टुकड़ियों में अगर बातें करते हैं, आपस में मिलकर के इनके इतिहास को हम टटोलते हैं, तो हम देखते हैं ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये वही हैं। बीच की छोटी छोटी कहानियों का अंतर भले मिल जाता है कि 4 वहां रह गए, फिर यह भी प्रसंग मिलता है कि नहीं 4 तो संन्यास ले लिए, हिमालय चले गए, या 4 के वंश वृद्धि नहीं हुई, चाहे जो भी कारण रहा हो, तो 14 की ही ये परंपरा से ही सारा कुछ है। होना, ये अखंडता को लब्ध होने के लिए समय समय पर हमें मिलजुल करके इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। ये तो तय है कि परिवेश का प्रभाव प्राणी पर पड़ता है। वर्तमान भारत भी कोई छोटा मोटा जगह नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ हमारा ये भारत है। अब कहाँ हरियाणा, राजस्थान, कहाँ गुजरात, कहाँ असम, बंगाल, उत्कल, केंद्र में बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह। तो इस विस्तृत भूभाग में फैले होने के कारण हमारे खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, ये सारी चीजें तो प्रभावित होनी है। वो भी समय
5000 वर्ष से भी ऊपर का समय व्यतीत हुआ है। हम यहाँ रह करके यहाँ की चीजों को बहुत तेजी से ग्रहण करते रहे। स्वाभाविक भी है, जहाँ जो रहता है, जिस परिवेश में पलता बढ़ता है, तद अनुसार वो ढल जाता है। परिवेश में ढलना अच्छी बात है, किंतु अपने आप को भूल जाना, अपने आप को विसार देना, ये तो अच्छी बात नहीं। तो ये सब चिंतन, मनन और विचार के बिंदु है। वर्तमान समय में देशाटन की सुविधाएं बढ़ी हैं। सीधे अर्थों में कहें तो ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है। बड़ी तो दुनिया है ही है, किंतु आधुनिक समय में साइंस ने इसे बहुत छोटा कर दिया है, संसाधनों ने बहुत छोटा कर दिया है। इसलिए एक दूसरे से मिलने, जानने, समझने के लिए काफी सुविधाएं हो गई हैं। तो हमें इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए, उठा रहे भी हैं। मग एकता का बिगुल फूंका जा चुका है, इसकी ध्वनि दूर दूर तक जाए, यही कामना है भगवान भास्कर से। अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवेश संबंधी बातों की चर्चा हम करना मुझे उचित लग रहा है कि इन 5000 से अधिक वर्षों में हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, इस परिवेश ने हमें किस तरह से ग्रसा। परिवेश का प्रभाव पड़ना ठीक है, पड़ना स्वाभाविक है। यह भी एक प्राकृतिक घटना की तरह है। मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रकृति से प्रभावित हुए बगैर कैसे रह सकता है। लेकिन हम इसे तेजी से अपने इतिहास को, अपनी स्थिति को विसारते गए, परिवेश में ढल करके। ये तो अच्छी बात नहीं है। भूलोकीय जम्बूद्वीपीय ब्राह्मणों को महर्षि गौतम का जो शाप लगा, जो ये शापित हुए, तेजहीनता इनमें आई, क्या वही तेजहीनता आज हमारे अंदर भी नहीं आ गई है? ये गंभीर चिंतन की बात, आत्ममंथन की बात। ये दोषारोपण का विषय नहीं है, आत्ममंथन का विषय है। हम दान नहीं लेते थे, दक्षिणा नहीं लेते थे। यहाँ रहने के लिए हमारे लिए व्यवस्थाएं तत्कालीन राजाओं द्वारा जो की गई, सामान्य तौर पर अब यहाँ थोड़ा सा अभी इस मूल बात से हट करके एक बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं। मुख्य बात तो वहीं की वहीं रहेगी, आगे चलेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति से आप अगर ये सवाल करते हैं
सामान्य शाकद्वीपीय से सवाल करते हैं कि आप यहाँ क्यों आए थे? आप शाकद्वीपीय हैं कहते हैं, तो जम्बूद्वीप में क्यों आए थे? तो तत्क्षण वो जवाब देते हैं, आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तत्क्षण वो जवाब देते हैं कि हम शाम का कुष्ठ निवारण करने के लिए आए थे। और बस कुष्ठ निवारण, तो कुष्ठ एक व्याधि, और व्याधि का उपचार हमारे पास क्या था? आयुर्वेद। यानी हमने आयुर्वेद से उनका उपचार किया था। ये बात थोड़ी हास्यास्पद और बचकानी है। अब तक के कथा प्रसंग में तो हम जानकारी दे चुके हैं। पुराण के अध्येता इस बात से अवगत हैं कि सांब के यज्ञ के लिए, सांब के रवि यज्ञ में हमें आहूत किया गया, शाकद्वीप से हम यहाँ लाए गए, ये बात सही है। किंतु सांब का कुष्ठ निवारण तो पहले ही हो गया था सूर्य की आराधना से ही। हम आराधना मतलब कि उनका निवारण हमने नहीं किया। निवारणोपरांत कुष्ठ मुक्त हो जाने के बाद सांब को मूर्ति की प्राप्ति हुई है, सूर्य का दर्शन हुआ है, सूर्य का निर्देश मिला है, तो सूर्य की स्थापना के लिए जब भूलोकीय ब्राह्मण नहीं सक्षम हुए तब हमें यहाँ लाना पड़ा था। आज तो मुख्यतः ये है। तब फिर ये आयुर्वेद वाली बात कहाँ से आ गई? यानी कि हम चिकित्सा करने आए थे, वहां से चिकित्सक बन करके आए थे? नहीं, हम चिकित्सक बन करके नहीं आए थे। ये बात अलग है कि आयुर्वेद शास्त्र, ये आयुर्विज्ञान हमारे नस नस में भरा पड़ा है। हम आयुर्वेदज्ञ हैं। आज भी अन्य लोगों की तुलना में अगर देखा जाए तो शाकद्वीपी, कोई भी शाकद्वीपी कम पढ़ा लिखा भी है, देहात में की वातावरण में रहता है, ग्रामीण वातावरण में रह रहा है, लेकिन उससे भी 10, 20, 50, 100 जड़ी बूटियों की जानकारी है, उसका गुण धर्म उसे ज्ञात है। तो आयुर्वेद की जानकारी हमें थी। पिछले समय में हमारे मग कुल में भी, शाकद्वीपीय कुल में भी अनेक मग विभूतियां ऐसी हुई हैं। भाव मिश्र का नाम सुना होगा आपने, भाव प्रकाश नामक आयुर्वेद का ग्रंथ है उनका, शांगधर संहिता, शांगधर मिश्र जी का। ठीक है, आयुर्वेद में रखो, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम ज्योतिष के जानकार, हम गणक, सूर्य के तेज से उत्पन्न हम हैं। ज्योतिष हमारे, ज्योतिष विद्या हमारे पास प्रचुर से, हम दैवज्ञ के रूप में जाने जाते थे। आयुर्वेदज्ञ के रूप में तो जाने जाते ही हैं, दैवज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। और इन दोनों से भी ऊपर आयुर्वेद और ज्योतिष से भी ऊपर की अगर हम बात करें तो हम तंत्र और योग के साधक हैं। हमारी असली पहचान वो है कि हम तंत्र और योग के साधक हैं। तंत्र योग हमारी रग रग में समाया हुआ है। भले वो जम्बूद्वीपीय परिवेश में दब करके, छिप करके हुआ है, लेकिन शाकद्वीपीय के रग रग में तंत्र और योग समाया हुआ है। इस बात को समझे, और आवश्यकता है इन्हीं 4 चीजों को लेकर के, तंत्र और योग। तंत्र पर हम एक स्वतंत्र श्रृंखला की बात करेंगे, प्रसंग वश आवश्यक भी लग रहा है, क्योंकि तंत्र के प्रति जो समाज में अजीबोगरीब भ्रांतियां हैं। तंत्र है क्या? यही तंत्र शब्द को ही लोगों ने
बर्बाद कर दिया। ना समझो ने, समझदार तो क्या करेगा, तंत्र को जैसे तैसे तोड़ मड़ोड़ करके। तो इस पर एक स्वतंत्र श्रृंखला हम रखेंगे, उस पर चर्चाएं करेंगे, तंत्र की भ्रांतियों पर बातें होंगी हमारी। अभी हम ये कहना चाहते हैं कि और वो तंत्र में भी क्या था, वो मुख्य रूप से हमारा सृष्टि तंत्र, सूर्य तंत्र। तंत्र भी बहुत सारे हैं, उसमें सूर्य तंत्र, और सूर्य तंत्र ही तो सृष्टि का मूल है। सूर्य जैसे सूर्य नहीं है तो सृष्टि नहीं है कि जो बात की जाती है, इसी तरह से सूर्य तंत्र नहीं है तो फिर कोई तंत्र नहीं। सूर्य है तो सृष्टि है, और सूर्य तंत्र, हम सूर्य तंत्र के साधक थे। सूर्य तेज से उत्पन्न हुए हैं तो हम सूर्य तंत्र के साधक थे, सौर धर्म के साधक थे। लेकिन इस लंबे प्रवास में हमने काफी कुछ बदल दिया। हम यहाँ के बदलाव के शिकार हो गए, और वर्तमान स्थिति ये हो गई कि उन जम्बूद्वीपीय ब्राह्मणों में और वर्तमान हमारे हम शाकद्वीपीय ब्राह्मणों में तथ्यतः अगर हम विचारें तो कुछ बहुत भेद, बहुत ज्यादा भेद नहीं। हालांकि गहराई से अभी भी अगर आप पैनी दृष्टि रखते हो, सूक्ष्म दृष्टि रखते हो, परख रखते हो, तो बहुत सहजता से आप भेद कर लेंगे। अब यहाँ ये भेद कह करके, भेद जाहिर करके हमें श्रेष्ठ और निकृष्ट की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं यहाँ भेद की बात कर रहा हूं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ तेजहीनता पर ध्यान दिला रहे हैं कि क्या 10 जम्बूद्वीपीय तत्कालीन विप्र और ये एकादश 11वें नंबर पर आए शाकद्वीप से, यहाँ जम्बूद्वीप में आए ये 11वें शाकद्वीपीय विप्र, मगविप्र, क्या वर्तमान स्थिति में अगर वे तेजहीन हो करके जम्बूद्वीप में वास कर रहे हैं तो क्या हमारे 5000 वर्षों में हमारे अंदर भी वह सब तेजहीनता नहीं आई है? हमारी स्थिति क्या हुई है, ये सब विचार करने की चीज है। ये बातें अभी दिन विचारणीय बिंदुओं पर बातें अभी हम लोग की काफी लंबी चलेंगी, चर्चाएं में इसको थोड़ा मैं विस्तार से चलना चाहता हूँ, 2-4 श्रृंखलाओं में इसे ले चलूंगा। आशा है ये चर्चाएं आपको अच्छी लग रही होंगी। असंगत लग रही हो, बुरी लग रही हो, तो इसकी भी टिप्पणी आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं अपनी राय दे रहा हूं, मैं अपनी जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि इन कड़ियों को, मग संदेश की श्रृंखलाओं को आप नियमित रूप से देखते रहें, और समय समय पर मुझे जानकारियां भी देते रहें, टिप्पणी करके, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या आप जहाँ जिस सोशल मीडिया पर आपको सुविधा हो। हमारा आपका ये मिलना जुलना इसी तरह से जारी रहे। अगली श्रृंखला में इसी विषय को, अभी के इस विषय को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग का फिर मिलना हो सकेगा। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार्क को अनुमति दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, शांत रहें। जय भास्कर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।